हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन। इस सेशन में, इसके पहले सेशन में हमने सारे के सारे एग्जाम्पशंस खत्म कर लिए थे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो सेशन देख लिया होगा। इस सेशन में हम लोग खत्म करने वाले हैं 10 AA के एग्जाम्पशन, फिर उसके बाद सेक्शन 10(1) का एग्रीकल्चरल इनकम, और फिर हम खत्म करने वाले एडवांस टैक्स और 234 का इंटरेस्ट, जो कि बच्चे छोड़ के जाते हैं यूजुअली, बट इसके अंदर से 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन हर बार आते हैं। ठीक है, ओके। तो सेक्शन 10AA से शुरुआत करते हैं भाई और बहनों। क्या आप तैयार हो? बताइए जल्दी से, एक बार कमेंट कर दीजिए क्या आप तैयार है। जो बच्चा लाइव देख रहा है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सेक्शन 10AA का जो एग्जाम्पशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के प्रॉफिट के लिए होता है। SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो यूनिट्स हैं उनके एक्सपोर्ट के प्रॉफिट का एग्जाम्पशन देता है 10AA। और ये जो एग्जाम्पशन है ये सिर्फ ओल्ड स्कीम में मिलेगा। मतलब अगर आप सेक्शन 115 BAC का डिफॉल्ट स्कीम को ऑप्ट कर रहे हो तो आपको ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। सेक्शन 115 BAC का जो डिफॉल्ट स्कीम होता है, पहले जो न्यू स्कीम बोलते थे ना, अब वो डिफॉल्ट हो चुका है, आप ये जानते हो। वो जो डिफॉल्ट स्कीम है अगर वो ले रहे हो तो ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। ये एग्जाम्पशन कब मिलेगा? जब आप डिफॉल्ट स्कीम से ऑप्ट आउट करोगे और आप ओल्ड स्कीम में जाओगे, तब ही आपको ये डिडक्शन मिलने वाला है सेक्शन 10AA का। 10AA क्या बोलता है कि भाई साहब, जो आपका एक्सपोर्ट का प्रॉफिट है, SEZ में आपका यूनिट है, SEZ के यूनिट के एक्सपोर्ट के प्रॉफिट का एग्जाम्पशन देता है 10AA टैक्स हॉलिडे फॉर SEZ यूनिट्स। SEZ यूनिट, देखो दो चीजें ध्यान में रखना। पहली चीज क्या होना? SEZ यूनिट होना, और दूसरा उसका जो एक्सपोर्ट का प्रॉफिट है वही एग्जम्प्ट है। ये मद्देनजर रखते हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसका एक क्वेश्चन मैं बना के दूंगा शानदार वाला, आप चिंता मत करो। देखो, अगर आपका यूनिट SEZ में है और उससे आपको एक्सपोर्ट कर रहे हो आप कुछ, उससे आपको जो एक्सपोर्ट का प्रॉफिट हो रहा है उसका एग्जाम्पशन देता है 10AA। डिडक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दे रखा है, बहुत वाहियात सा फॉर्मूला है। प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट्स इन SEZ, मतलब SEZ का प्रॉफिट इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। SEZ रहेगा। अब क्वेश्चन में किस तरीके से दिया रहेगा? आपको टोटल टर्नओवर दिया रहेगा। लेट अस अज्यूम आपको दिया है टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर दिया है, मान लेते हैं अपन, आपको टोटल दे रखा है टर्नओवर का 100 lakhs। अब ये टोटल टर्नओवर में से कुछ रहेगा जो आपने एक्सपोर्ट करा है और कुछ रहेगा जो आपने डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में दे रखा है। ठीक है, ये टोटल टर्नओवर अपने लिए काम का नहीं है ज्यादा। डोमेस्टिक एक्सपोर्ट टर्नओवर, ये भैया ये देखो कितना है। एक्सपोर्ट है 40%, 40 lakhs का, और DTA में आपने दिया है 60 lakhs का। इसका मतलब क्या हुआ? आप अपने टोटल टर्नओवर का इफेक्टिवली 40% एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो हो, अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है, समझ लो प्रॉफिट दिया है 30 lakhs का, तो कितना प्रॉफिट एग्जम्प्ट हो जाएगा? 30 lakhs इंटू 40 lakhs, एक्सपोर्ट का टर्नओवर डिवाइडेड बाय 100 lakhs, 12 लाख रुपए का प्रॉफिट एक्सपोर्ट का प्रॉफिट कहलाएगा और ये एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन कराता हूं शानदार तरीके से, मजा आ जाएगा आपको। पहले एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है कि भैया जो एक्सपोर्ट का प्रॉफिट हो रहा है SEZ यूनिट को, उसका डिडक्शन मिलेगा 10AA में ओल्ड स्कीम के अंदर। एक्सपोर्ट प्रॉफिट का ही डिडक्शन मिलता है, वो भी SEZ यूनिट के ही एक्सपोर्ट प्रॉफिट का। अगर आपका डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, मतलब नॉर्मल जगह पे यूनिट है और उससे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो प्रॉफिट एग्जम्प्ट नहीं है। SEZ यूनिट का प्रॉफिट होना प्लस एक्सपोर्ट वाला प्रॉफिट, दो चीजें ध्यान में रखना। अगर SEZ के अलावा कोई और यूनिट है और वहां से एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो एग्जम्प्ट नहीं रहेगा। दूसरा, SEZ का पूरा प्रॉफिट भी एग्जम्प्ट नहीं रहेगा। SEZ का सिर्फ एक्सपोर्ट का प्रॉफिट एग्जम्प्ट रहेगा। तो अगर दिमाग की बात करें तो एक आदमी है, उसके बिजनेस SEZ में भी हो सकते हैं या फिर नॉर्मल जगह पे भी हो सकते हैं। तो जो नॉर्मल जगह पे है, चाहे वहां से वो एक्सपोर्ट कर रहा है, चाहे वहां से वो इंडियन टेरिटरी में बेच रहा है, वो नॉर्मल जगह का पूरा प्रॉफिट टैक्सेबल होता है। SEZ यूनिट में दो तरीके के प्रॉफिट्स हो सकते हैं। वो एक्सपोर्ट कर रहा है सेज से, या फिर वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में सप्लाई कर रहा है। तो SEZ से जो एक्सपोर्ट कर रहा है वही प्रॉफिट एग्जम्प्ट है।
क्लियर है? कितना एग्जम्प्ट है? पहले 5 साल, अगर बिजनेस चालू करके पहले 5 साल की बात करें तो 100% एक्सपोर्ट का प्रॉफिट एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट 5 ईयर मतलब 6 से 10 सालों में 50% एक्सपोर्ट का प्रॉफिट एग्जम्प्ट है। और 11 से 15 मतलब उसके अगले 5 साल 50% तक का जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट है वो एग्जम्प्ट है। बट कंडीशन ये है कि 11 से 15 साल में अगर आपको एग्जम्पशन चाहिए तो आपको जो प्रॉफिट है 50% जिसका आप एग्जम्पशन लेना चाहते हो वो आपको सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व के अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब लेट अस अज्यूम 11 से 15 साल में मेरा 100 करोड़ का प्रॉफिट है, तो 100 करोड़ में से 50 करोड़ का प्रॉफिट एग्जम्प्ट हो सकता है। 50 करोड़ के प्रॉफिट का मेरे को डिडक्शन मिल सकता है अगर मैं ये 50 करोड़ सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व के अकाउंट में क्रेडिट करूं, उसके अंदर डाल दूं। ठीक है, क्लियर है बात? ओके। अब एक सवाल ये भी आता है कि सर जो सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व के अकाउंट में आपने 50 करोड़ डाले, अब डाल दिए, एग्जम्पशन ले लिया, अब ये अकाउंट के पैसे को अपन दूसरे कामों के लिए यूज कर सकते हैं क्या? जैसे डिविडेंड देने के लिए, इंडिया के बाहर कोई एसेट खरीदने के लिए। तो 10AA का सबसेक्शन 2 कहता है कि भैया एसआरआर सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व का प्रॉफिट कहां का यूज करना चाहिए। आप इसको यूज कर सकते हो प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए 3 साल के अंदर, या फिर जब तक आप प्लांट एंड मशीनरी नहीं खरीद रहे हो आप अपने नॉर्मल बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो। मतलब मुद्दे की बात सिंपल है, जो सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में प्रॉफिट डाला है उससे आप सिर्फ बिजनेस के लिए प्लांट एंड मशीनरी खरीदो। अगर आपको मशीन खरीदने के लिए टाइम है, आप सोच रहे हो मैं 1 महीने 6 महीने साल भर के अंदर मशीन खरीदूंगा, तो तब तक के लिए, जब तक आप मशीन नहीं खरीदते हो तब तक के लिए आप उसको अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो। क्लियर बात है? ओके। सर काय के लिए यूज नहीं कर सकते? डिविडेंड देने के लिए, इंडिया के बाहर कोई एसेट खरीदने के लिए भी आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। क्लियर बात है? ओके। अब एक डाउट आता है, डाउट ये आता है कि सर जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है चलो एक काम करते हैं, डाउट को बाद में करते हैं, पहले ये क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है। मिस्टर वाई फर्निशेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट ए लोकेटेड इन SEZ। ये यूनिट ए है जो SEZ में लोकेटेड है। इसी क्वेश्चन में नीचे एक यूनिट बी भी दिया है जो नॉर्मल जगह पे लोकेटेड है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में लोकेटेड है। यूनिट बी का जो टर्नओवर है वो है 200 लाख और यूनिट बी पे जो प्रॉफिट हुआ है वो है 20 लाख। ये 20 लाख का प्रॉफिट जो है, क्योंकि ये यूनिट बी डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में है, ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। इसका नो एग्जम्पशन, इसका कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा 10AA में, बराबर। अब यूनिट ए की बात करते हैं, ये SEZ में है। अब इस यूनिट ए का प्रॉफिट कितना है? 30 लाख रुपए का प्रॉफिट है। टोटल टर्नओवर कितना है? 100 लाख का। 100 लाख का टोटल टर्नओवर है, 30 लाख रुपए का प्रॉफिट है इनका। अब ये 100 लाख के टर्नओवर में से एक्सपोर्ट का टर्नओवर जो था वो 50 लाख ही था। मतलब भैया 50 लाख का एक्सपोर्ट टर्नओवर है और 50 लाख नॉर्मल इंडिया के अंदर इन्होंने बेचा है। अब एग्जम्पशन कितना निकलेगा? प्रॉफिट कितना है? 30 लाख इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर 50 लाख अपॉन टोटल टर्नओवर 100 लाख। तो भैया आपका प्रॉफिट 15 लाख रुपए का है, एक्सपोर्ट का प्रॉफिट हो गया और ये 15 लाख रुपए का प्रॉफिट एग्जम्प्ट रहेगा, बराबर है। बट इसके अंदर एक कंडीशन है बच्चा पार्टी, मैं आपकी चैट्स पढ़ूंगा, ठीक है, बट एक बार मेरे कंसेप्ट खत्म करने के बाद, नहीं तो यार क्या मतलब है मैं पढ़ा रहा हूं और इधर बीच बीच में चार्ट पढ़ रहा हूं, तो वो लिंक ही नहीं लगेगी उस बच्चे को जो तमीज से पढ़ना चाह रहा है। हाँ, अब एक बात है कि एक्सपोर्ट का जो प्रॉफिट है वो एग्जम्प्ट रहेगा अगर आपने ये जो एक्सपोर्ट का पैसा है, ये पैसा इंडिया के अंदर आ गया ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम के पहले, मतलब कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2024। यहां 30 सितंबर है, ये ड्यू डेट के पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर 2 अमेंडमेंट्स आई है जो कि इतनी ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आई एम टेलिंग यू कि अमेंडमेंट्स क्या क्या है। यहां पे लिखा है फाइनेंशियल ईयर 1920 में शुरू करा, मतलब पहले 5 सालों में ही हो रहा है, तो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट का प्रॉफिट एग्जम्प्ट रहेगा। ऊपर से ये जो पैसा है ये इंडिया में रिसीव हो चुका है,
ठीक है ना। हाँ, अब देखो एक अमेंडमेंट है इसमें, दो अमेंडमेंट्स है बेसिकली, छोटी छोटी अमेंडमेंट्स है। पहला क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना चाहिए तभी जाके एग्जाम्पशन मिलेगा। ये तो सारा शहर जानता है, ये नहीं भी लिखा था तो भी हमको पता था। और दूसरी चीज 10AA में एक कंडीशन है कि भैया जो फॉरेन एक्सचेंज है, मतलब जो आपका एक्सपोर्ट करा है ना आपने, उससे जो पैसा आने वाला है वो 6 महीने के अंदर इंडिया में लाना है। वो 6 महीने के अंदर आपको इंडिया में लाना है। 6 महीने कब से, जब से प्रीवियस ईयर खत्म हुआ तब से, मतलब 31 मार्च से लेके 30 सितंबर। अब ये क्वेश्चन में दे रखा था कि भैया 30 सितंबर के पहले इंडिया में पैसा आ गया तो ये एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल रहेगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि 50 लाख में से सिर्फ 40 लाख ही, 50 लाख में से सिर्फ 40 लाख ही 6 महीने के अंदर इंडिया में आया, तो अपन क्या करते, अपन लिखते एक्सपोर्ट का टर्नओवर जो 50 लाख है उसको 50 लाख ना कंसीडर करते हुए 40 lakhs अपॉन 100 lakhs लेते और सिर्फ 12 लाख रुपए का प्रॉफिट एग्जम्प्ट होता। एम आई क्लियर ऑन दिस? एम आई क्लियर ऑन दिस? अब एक अमेंडमेंट ये आ रखा है कि कहता है कि भैया ये जो डिडक्शन मिलता है 10AA का, ये तभी मिलता है जब सेल प्रोसीड, मतलब जो एक्सपोर्ट का पैसा है वो 6 महीने के अंदर इंडिया में आ गया है। अब यहां पे ये नई चीज लिखी है कि भाई अगर आप इंडिया के बाहर पैसा है, मतलब इंडिया के बाहर के बैंक अकाउंट में पैसा आया, समझ लो मैंने रशिया के अंदर एक्सपोर्ट करा, मैंने रशिया में एक्सपोर्ट करा, ठीक है, और मैंने वहीं पे एक अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट बनाया इंडिया के बाहर, आरबीआई की परमिशन से, आरबीआई के अप्रूवल से, और मेरा जो पैसा है ये बाहर के अकाउंट में आ रहा है, तो भी इसको इंडिया में रिसीव हुआ ऐसा माना जाएगा। मुद्दे की बात, सिंपल सी बात यह है कि भाई देखो जो कंडीशन है ना 6 महीने के अंदर पैसा इंडिया में लाने की, ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होंगी अगर आपने आरबीआई के अप्रूवल के साथ इंडिया के बाहर कोई अकाउंट बनाया है और उस अकाउंट में पैसा आ गया, तो हम ये मान लेंगे कि पैसा इंडिया में आ गया, इवन इफ पैसा इंडिया में नहीं आया है। क्या कह रहा हूं, कंडीशन क्या है, पैसा 6 महीने के अंदर इंडिया में आना चाहिए एक्सपोर्ट का। बट अगर आप इंडिया के बाहर अकाउंट बनाते हो आरबीआई की परमिशन से और उस बाहर वाले अकाउंट में पैसा आता है, तो क्योंकि आपने आरबीआई की परमिशन से वो अकाउंट बनाया था, हम ये मान लेंगे कि ये एक्सपोर्ट का पैसा इंडिया के अंदर आ गया है और उतने एक्सपोर्ट के टर्नओवर को एलिजिबल कर देंगे डिडक्शन के लिए। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? सर क्वेश्चन बैंक ऑफ सैलरी, सर मैं पूरा रेगुलर कोर्स ही डाल देता हूं, एक काम करता हूं, है ना। क्या बातें करते हो यार, तुम्हारी ख्वाहिश ही समझ नहीं आती। चलो ठीक है, देखिए क्वेश्चन बैंक मैंने बोला है जो जो मेरे को अच्छे लगते हैं, जो जो चीजें हैं उसको मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, वो आपको मिल जाएगी, आप उसको देख लेना। उसके लिए आप मेरे को अलग से मैसेज करोगे तो मैं उसको आंसर नहीं करता, आपको पता है मैं कैसा हूं, ठीक है, और मैं ऐसा ही हूं और मैं इसमें ही बहुत खुश हूं, ठीक बात। ओके, ये क्लियर है भैया। अब एक और पॉइंट आता है कि सर देखो आपने इंडिया से, लेट अस अज्यूम इंडिया से आपने जापान में एक्सपोर्ट किया, 100 करोड़ का माल आपने एक्सपोर्ट करा। अब ये 100 करोड़ के माल में इंश्योरेंस भी लगेगा, हाँ 1 करोड़ का इंश्योरेंस भी हो गया, फिर कुछ फ्रेड भी लगेगा, टीएनसी चार्जेस भी लगेंगे, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, 2 करोड़ का फ्रेट लगा, 50 लाख रुपए के टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस लगे, बराबर है। तो ये टोटल अमाउंट कितना मिला, अब जो जापान वाला आदमी है मैं उसको थोड़ी अपने जेब से भरूंगा, मैं तो ये इंश्योरेंस का पैसा उससे लूंगा, तो टोटल टर्नओवर कितना दिख रहा है 103.50 सीआर, 103.50 करोड़ दिख रहा है, ये तीनों को इंक्लूड करके, और मैं उससे 103.50 करोड़ लूंगा। तो सवाल ये उठता है कि भैया जो एग्जम्पशन है उसके अंदर जो एक्सपोर्ट का टर्नओवर है या जो टोटल टर्नओवर है, इन दोनों चीजों में क्या हमने इंश्योरेंस,
फ्रेट या टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस को इंक्लूड करने के बाद का टर्नओवर देखना है या इंक्लूड करने के पहले का टर्नओवर देखना है? सवाल यह है कि भैया जब ऐसा सीन रहेगा 100 करोड़ और 103.5 करोड़, तो किसको टर्नओवर माना जाएगा? तो कहते हैं कि 100 करोड़ को ही टर्नओवर माना जाएगा। मतलब ये जो टर्नओवर है इसके अंदर इंश्योरेंस, फ्रेट और टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस नहीं आते, ना एक्सपोर्ट टर्नओवर में आते हैं ना टोटल टर्नओवर में आते हैं। एम आई क्लियर? ये सिंपल स्पष्ट शब्दों में लिखा है यहां पे, टोटल टर्नओवर एंड एक्सपोर्ट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन और इंश्योरेंस चार्जेस। डज नॉट इंक्लूड फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंश्योरेंस चार्जेस, ये नहीं आते हैं। ठीक है? हाँ, अब देखो, एक कोई तो नमूना बच्चा है, अभी शाम के 7 बज रहे हैं, 7:15, अभी कॉल कर रहा है, स्टाफ जा चुका है, मैं लेक्चर में हूं, कौन फोन उठाएगा? नहीं उठाएगा। फिर बोलेगा सर आप तो फोन ही नहीं उठाते, रात को 12 बजे कॉल करोगे आप, मैं थोड़ी 12 बजे फोन उठाऊंगा ना, स्टाफ उठाएगा, उनको भी तो घरदार है। सिंपल सी बात है, बज रहा है फोन। सर अगर आफ्टर 6 मंथ्स अमाउंट क्रेडिट हुआ इंडियन अकाउंट में तो उसे भी इंडिया में रिसीव हुआ है मान लिया जाएगा क्या? नहीं ना बेटा, 6 महीने के अंदर होना ना। कैसी बात कर रहे हो? अब ये बाबू ने सवाल क्या पूछा कि सर ये जो आप बोल रहे हो इंडियन अकाउंट में पैसा क्रेडिट होना चाहिए, ये 6 महीने के अंदर होना चाहिए, इंडिया के बाहर जो अकाउंट बनाया उसके अंदर 6 महीने के पहले होना है, 6 महीने के बाद? भाई 6 महीने के बाद में भी हो गया उसमें, तो हम क्या मानेंगे? इंडिया में क्रेडिट हो गया, पर कब? 6 महीने के बाद। एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, खत्म बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके। अब यहां 10 खत्म होता है, इतना ही मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसके 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनाओगे, आपसे बन जाएंगे। कंसेप्ट इतना ही है, पहले 5 साल में रहे, अगर शुरुआत के 5 साल है तो 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जम्प्ट है। 6 से लेके 10 साल है तो 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जम्प्ट है, और 11 से लेके 15 साल है तो 50% एक्सपोर्ट है, अगर सेल्स री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में पैसा डाला है तो। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालना मैंने बता दिया। अब पहले 5 साल है कि पहले 6 से 10 साल हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ये आपको शायद आता होगा। ठीक है, ओके। लेट अस स्टार्ट एग्रीकल्चरल इनकम, सेक्शन 10(1). सेक्शन 10(1) कहता है कि भैया जो आपको एग्रीकल्चरल इनकम होती है वो एग्जम्प्ट है। ठीक है, आपको पहली एक बात बता दूं, अगर आपने एग्रीकल्चरल लैंड बेचा, अगर आपने एग्रीकल्चरल लैंड बेचा और वो एग्रीकल्चरल लैंड रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, तो वो कैपिटल एसेट नहीं होता, उस पर कैपिटल गेन्स नहीं लगता। इनफैक्ट रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को बेचा तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। बट अगर आपने अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को सेल करा, ट्रांसफर किया, तो उससे जो प्रॉफिट होगा वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहलाता। एग्रीकल्चरल इनकम में कौन सा प्रॉफिट आता है? जो जमीन के अंदर से क्रॉप्स निकले हैं उनको बेच के जो प्रॉफिट कमा रहे हो आप, वो एग्रीकल्चरल इनकम में आता है। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन। एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब है इनकम ऑफ कल्टीवेटर्स, जो क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, एज वेल एज लैंड होल्डर्स, जो जमींदार है, जिनके पास जमीन है, जिन्होंने अपनी जमीन किराए पे दे रखी है फार्मर्स को खेती करने के लिए। होता क्या है, देखो, एग्रीकल्चर से आप 2 टाइप से पैसे कमा सकते हो। एक, आदमी खुद खेती करे, उसमें से क्रॉप्स निकाले, वो क्रॉप्स को बेचे, पैसा कमाए। दूसरा, मेरे पास में खेत है बट मेरे पास खेती करने को वक्त नहीं है। एक किसान है जिसके पास में खेत नहीं है पर उसको खेती करना है, तो वो मेरे पास आएगा, भैया आपका खेत दो 1 साल को वापरने के लिए। मैंने उसको खेत बटाई पे दिया, रेंट आउट किया, और उससे मैंने रेंट लिया, तो जो खेत का रेंट है वो एग्रीकल्चरल इनकम है। अगर वो खेत मैंने उसको एग्रीकल्चर करने के लिए किराए पे दिया है, अगर मैं अपना खेत लोगों को लॉन बना के उसमें शादियां करवाने के लिए दे रहा हूं तो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। अगर मैं अपना खेत लोगों को लॉन बना के शादियां करवाने के लिए दिया हूं तो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। बट मैंने अगर अपना खेत लोगों को खेती करने के लिए दिया है, एग्रीकल्चरल इनकम है। लोगों को अपने गाय बछड़े चराने के लिए दिया है, मतलब लोग गेजिंग ऑफ कैटल्स, वो भी एग्रीकल्चरल इनकम है। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल इनकम में प्राइमा फेसी 3 चीजें आती है। रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लेटिंग ऑफ लैंड, मैंने किराए पे दिया, एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर, आगे वाले बंदे ने एग्रीकल्चर के लिए यूज करा। दूसरा, इनकम डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज। रिलेटेड एक्टिविटीज में क्या आ जाता है? एनिमल हस्बेंड्री है,
बर्ड्स वर्ड्स आपने पाले पाले हैं वहां पे, तो वो रिलेटेड एक्टिविटीज में आ गया। इनकम फ्रॉम सैपलिंग और सीड्स ग्रोन इन नर्सरी, जो नर्सरी में पेड़ पौधे उगते हैं उनको बेच के जो इनकम होती है वो भी एग्रीकल्चरल इनकम में आती है। नोट, अगर फॉरेन एग्रीकल्चरल लैंड है तो उससे होने वाली इनकम आईएफओएस में टैक्सेबल होती है, हमने आईएफओएस में देख रखा है। अगला पॉइंट, अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को आपने ट्रांसफर करा तो उसपे जो प्रॉफिट हुआ क्या वो एग्रीकल्चरल इनकम है? आंसर इज नो, ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, ये कैपिटल गेन लगेगा सेक्शन 45 के अंदर। एम आई वेरी क्लियर ऑन दिस? एवरीवन बताइए जल्दी से। क्या मैं क्लियर हूं? क्या मैं क्लियर हूं बच्चों? बताइए जी। भाई ये चीजें है ना, आधे बच्चे छोड़ देते हैं फिर पछताते हैं बेचारे, ये इस पे क्वेश्चन आ गया बोल के। ओके, अगली चीज, अपॉर्शनमेंट बिटवीन बिजनेस एंड एग्रीकल्चरल इनकम। बिजनेस और एग्रीकल्चरल इनकम में अपॉर्शनमेंट डिवाइड कैसे करें? कुछ कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर प्योरली एग्रीकल्चरल इनकम भी नहीं होती है और प्योरली बिजनेस इनकम भी नहीं होती है। ये दिया है रूल 7 एंड रूल 8 के अंदर। जैसे टी, कॉफी, रबर, ये फेमस एग्जांपल है। टी, कॉफी, रबर के अंदर ना पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल इनकम है ना पूरी की पूरी बिजनेस की इनकम है। इसके अंदर मिक्स्ड इनकम होती है एग्रीकल्चरल की और बिजनेस की। तो अपने को क्या करना है? अपने को बेसिकली सारे खर्चे माइनस करने हैं, जो इनकम आएगी वो इनकम को दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक एग्रीकल्चर एक बिजनेस। किस प्रपोर्शन में करना है ये दे रखे हैं रूल 7A, 7B और रूल 8 में। रूल 7A बताता है रबर के बारे में। रबर से जो इनकम होती है वो 65% एग्रीकल्चरल इनकम होती है और 35% बिजनेस इनकम होती है। कॉफी के केस में अगर कॉफी ग्रो करके आप उसको सिर्फ क्योर कर रहे हो, ग्रो करके क्योर करा और बेच दिया, तो एग्रीकल्चरल इनकम 75% है, बिजनेस इनकम 25% है। बट कॉफी पे और ज्यादा प्रोसेसिंग करी, जैसे क्योर करा, ग्रो करी, क्योर करा, रोस्ट करा और ग्राउंड भी कर दिया, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड कॉफी, तो ये केस में प्रोसेस ज्यादा होता है, बिजनेस का प्रोसेस ज्यादा होता है, तो आपको एग्रीकल्चरल इनकम का प्रोपोर्शन कम हो जाएगा और बिजनेस इनकम का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू केस 1। तो ग्रोन एंड क्योर्ड 75-25, ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड 60-40। ठीक है, टी के केस में 60-40 होता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। रबर के केस में 65-35, कॉफी के केस में ग्रोन एंड क्योर्ड 75-25, ग्रोन क्योर रोस्टेड एंड ग्राउंडेड 60 और 40, टी के केस में 60-40। एम आई क्लियर ऑन दिस? एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक है, यस। उसके बाद एक और रूल 7 आता है जो टी, कॉफी, रबर के अलावा कोई और प्रोडक्ट है उस पे लगता है। टी, कॉफी, रबर के अलावा कोई और प्रोडक्ट है उस पे लगेगा। कौन सा रूल? रूल 7। रूल 7 नॉर्मल रूल है, ये जनरल रूल है, ये जनरल रूल है। और रूल 7A, 7B और 8 ये तीनों स्पेशल रूल है, अपने अपने पे लगते हैं। 7A लगता है रबर पे, 7B लगता है कॉफी पे और 8 लगता है टी पे। ठीक है, रूल 7 जनरल रूल है जो किसी भी प्रोडक्ट पे लगता है जहां पे आप प्रोडक्ट को ग्रो भी कर रहे हो, मतलब क्रॉप निकल भी रहा है और साइमल्टेनियसली उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हो। जैसे शुगर केन के केस में होता है, शुगर केन से आप शुगर फैक्ट्री में शक्कर भी बना ले रहे हो। आप शुगर केन को मार्केट में नहीं बेच रहे हो, आप शुगर केन ग्रो कर रहे हो, उसको ही अपने फैक्ट्री में डाल रहे हो और उससे शक्कर बना ले रहे हो। तो यहां पे अब जैसे शुगर केन को बनने को लगा 100 रुपए और शक्कर बन के बिकी है 800 रुपए में, तो आप सीधा बोलोगे क्या 700 रुपए का मेरा बिजनेस का प्रॉफिट है? नहीं भाई, वो शुगर केन ग्रो करा, उसका भी तो कुछ प्रॉफिट होगा। आप सीधा बोलोगे क्या मेरा एग्रीकल्चर का प्रॉफिट है? नहीं भाई, क्योंकि उसको जो प्रोसेसिंग करी आपने शुगर फैक्ट्री के अंदर वो भी तो बिजनेस का कंपोनेंट है। तो ऐसे केसेस में इनकम कैसे निकालना? तो सिंपल सी बात है, याद रखो मेरी बात, एकदम सिंपल बात है। ठीक है, शुगर केन बना, आपका क्या बना भैया? शुगर केन बना। अब शुगर केन बनने के लिए आपने कुछ खर्चा कराऊंगा, कॉस्ट ऑफ शुगर केन,
मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग शुगर केन, ये 100 रुपए है। 100 रुपए का गन्ना आपका बना है। ये गन्ना आपने उठा के अपने फैक्ट्री में डाल दिया। फैक्ट्री में इस पे खर्चा करा आपने 300 रुपए का, और फिर ये गन्ना आपने बेच दिया, सोल्ड। कितने रुपए में? 1000 रुपए में। अब आप सीधा बोल रहे हो कि भैया 100 रुपए की कॉस्ट है, 1000 रुपए का सेल करा, 900 रुपए का प्रॉफिट हुआ। हाँ जी, 900 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ, बट पूरा का पूरा प्रॉफिट 900 रुपए का ना एग्रीकल्चर का है ना बिजनेस का है। तो फिर क्या देखेंगे अपन? अपन देखेंगे कि 100 रुपए का जो शुगर केन है ये मैंने फैक्ट्री में दिया। अब फैक्ट्री में, अपनी ही फैक्ट्री में दे रहा हूं तो फ्री में दूंगा। बट यही अगर मैं मार्केट में बेचता तो कितने में जाता? तो अगर आप ये मार्केट में बेचते तो 250 रुपए में, 350 रुपए में जाता। मतलब 100 रुपए की चीज जो आपने बनाई है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? 350 रुपए थी। तो 350 माइनस 100, मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 250 रुपए की आपकी हो जाएगी एग्रीकल्चरल इनकम। बराबर है। और ये जो फैक्ट्री में आया और बाद में इसको बेचा आपने, इस दौरान जो हुआ है वो हुआ है बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम कैसे निकालोगे? बेचा कितने में? 1000 रुपए में, माइनस फैक्ट्री में कितने लगे? 300 रुपए, माइनस शुगर केन खरीदा कितने में? ये 350 रुपए में खरीदा, क्योंकि 250 रुपए का प्रॉफिट तो अपन एग्रीकल्चर में डाल चुके हैं। तो भैया ये खरीदा आप, सॉरी 350 में खरीदा, 350 में खरीदा। तो भैया 1000 माइनस 300, ये क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग, और ये है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का कॉस्ट। 350 रुपए आपकी हो जाएगी बिजनेस की इनकम। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है। मतलब सिंपल है, ऐसा मानो ही मत कि शुगर केन अपन ने अपने फैक्ट्री में बेचा या अपने फैक्ट्री में दिया। ऐसा मानो शुगर केन को मार्केट में बेचा और शुगर फैक्ट्री में जो शुगर केन लिया है वो मानो कि मार्केट से लिया। तो सिंपल है, 100 रुपए की चीज है, 350 में मार्केट में बिक रही है, तो 250 रुपए का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, सॉरी एग्रीकल्चरल इनकम है। और अपन ने फैक्ट्री में तो फ्री में लिया है, बट अगर मार्केट से लेते तो 350 में मिलता था। तो इफेक्टिवली देखो प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ 100 रुपए की चीज है, 1000 में बेची, 900 का प्रॉफिट है, पर 300 का खर्चा लगा है तो 600 का प्रॉफिट है। ये 600 के प्रॉफिट को दो पार्ट में डिवाइड करा, 350 का एग्री बिजनेस का इनकम और 250 का एग्रीकल्चर का इनकम। समझ में आई क्या बात? मेरे को जल्दी से बता दो, बात समझ आई क्या? अब भाई बेशर्मों ने इसका फॉर्मूला दे रखा है, लॉजिक नहीं बोले, फॉर्मूला रट लो तुम। क्योंकि आजकल बच्चे वही हो गए ना सर, फॉर्मेट बना के दो, आजकल फॉर्मूला रटवा दो। ऐसी बच्चे, ऐसा बच्चा मशीन है, उसके जो चीजें उसके अंदर प्रोसेस करी ना, उसके अलावा क्वेश्चन आया ना, उसने दम तोड़ देना है। ऐसे बच्चे मत बनो, ऐसे बच्चे का कोई काम नहीं है दुनिया में। आजकल दुनिया के अंदर दिमाग वाला बंदा ही काम कर रहा है। ये लो, बिजनेस इनकम कैसे निकलेंगी? सेल वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, कितने में बेचा अपन ने? 1000 रुपए में। मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, कितनी थी मार्केट वैल्यू गन्ने की? 350, माइनस मैन्युफैक्चरिंग में कितने लगे? 300 रुपए लगे। कितना प्रॉफिट हो गया? 350 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम कितनी हो गई? 350 की। एग्रीकल्चरल इनकम, मार्केट वैल्यू कितना था? 350, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 100 रुपए, 250 रुपए की एग्रीकल्चरल इनकम हो गई। सिंपल है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है, एग्रीकल्चरल कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है क्या वो एग्रीकल्चर इनकम होता है? पागल हो क्या? पागल हो क्या? आपको तो डिविडेंड मिला ना, वो देने वाली कंपनी कुछ भी कर रही हो, आपको डिविडेंड मिला ना, तो वो आपके हाथ में डिविडेंड इनकम बोल के ही टैक्सेबल होता है। समझ रहे हो? डिविडेंड इनकम बोल के ही टैक्सेबल होता है। क्लियर है? यस, ठीक बात। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स। पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स, ये पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स क्यों करते हैं? ताकि लोग अपने नॉन एग्रीकल्चरल इनकम की वजह से एग्रीकल्चरल इनकम पे होने वाला जो, सॉरी, लोग अपने एग्रीकल्चरल इनकम की वजह से नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पे होने वाला टैक्स ना बचा पाए। तो इफेक्टिवली क्या हो रहा है
ये पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स क्या करता है? पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स आपकी जो नॉर्मल इनकम है उसको हाइयर रेट पे टैक्स करवा देता है, और पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स उसके ही लिए काम का है जिसकी अदर इनकम है। मतलब जो फार्मर है उसकी बेचारे की पूरी इनकम एग्जम्प्ट रहेगी, उसको पार्शियल इंटीग्रेशन का फंडा एप्लीकेबल ही नहीं होगा क्योंकि उसकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम रहती ही नहीं है। तो ये पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स का जो कॉन्सेप्ट डाल रखा है ना, ये उन लोगों को फंसाने के लिए डाल रखा है जिनकी एग्रीकल्चर के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चरल भी इनकम है। जैसे अभी मेरी बात कर लो तो मेरे पास खेत भी है भाई, तो मेरे खेत में मैं क्या करूंगा भैया, मैं सोचूंगा एग्रीकल्चरल इनकम पूरी की पूरी एग्जम्प्ट है, तो मैं अपनी जो नॉर्मल इनकम है, बिजनेस इनकम है, उसको एग्रीकल्चर में शिफ्ट करवाने जाऊंगा। खैर उसके अंदर इतना घुसते नहीं है, नहीं तो बहुत लंबा चले जाएगा। पार्शियल इंटीग्रेशन किसका? एग्रीकल्चरल इनकम का। किसके साथ? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के साथ। एग्रीकल्चरल इनकम को इंटीग्रेट कर रहे हैं नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के साथ। और ये एप्लीकेबल कब होगा? किसको होगा? पहली बात तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी या बीओआई को। कंपनी और पार्टनरशिप फर्म और एलएलपीज को ये पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, कंपनी और फर्म को पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब पार्शियल इंटीग्रेशन सिर्फ इंडिविजुअल, एचयूएफ और एओपी बीओआई के केस में होता है। और पार्शियल इंटीग्रेशन तब होता है जब आपकी एग्रीकल्चरल इनकम, कौन सी वाली? नेट एग्रीकल्चरल इनकम। नेट एग्रीकल्चरल इनकम मतलब खर्चे माइनस करने के बाद की इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है। नेट एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा होना, और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मतलब जो अदर इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होना, तभी जाके आपका पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स होगा, नहीं तो पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स नहीं होगा। क्लियर है? दो चीजें याद रखना, नेट एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ऊपर और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होना। अब दूसरा सवाल आ गया यहां पे, सर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कौन सा? तो वो डिपेंड करता है कि आपका कौन से रिजिम में टैक्स भर रहे हैं। अगर आप ओल्ड रिजिम में टैक्स भर रहे हो तो 2.5 लाख, अगर आप सीनियर हो, ओल्ड रिजिम में सीनियर हो तो 3 लाख, और ओल्ड रिजिम में सुपर सीनियर हो तो 5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, और अगर आप न्यू रिजिम में टैक्स भर रहे हो तो सबके लिए 3 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रहेगा। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट डिपेंड्स ऑन द टैक्स रिजिम इन विच असेसी इज पेइंग टैक्स। दो कंडीशन है भैया। क्या दो कंडीशन है बताओ मुन्ना? कंडीशन क्या क्या है? पहली कंडीशन है नेट एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो 5,000 से ज्यादा होना। दूसरी कंडीशन क्या है? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होना। ठीक है, अगर ऐसी है, मतलब अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम, नेट एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा है एंड आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो वो केस में आपका पार्शियल इंटीग्रेशन होगा अगर आप इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी या बीओआई हो तो। और अगर पार्शियल इंटीग्रेशन होगा तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगी मैं बता देता हूं। पहली स्टेप आपको निकालना पड़ेगा टोटल इनकम के ऊपर टैक्स। आपको टैक्स निकालना पड़ेगा टोटल इनकम के ऊपर। टोटल इनकम मतलब एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, दोनों इनकम मिला के। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, दोनों इनकम मिला के आपको टैक्स निकालना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप, आपको टैक्स निकालना पड़ेगा एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अमाउंट पे। आपको टैक्स निकालना पड़ेगा एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अमाउंट पे। फर्स्ट वाले में से सेकेंड वाले को माइनस कर दो तो आपका टैक्स पेबल आ जाएगा। 1 में जो टैक्स निकलेगा उसमें से सेकेंड माइनस कर दो तो आपका टैक्स पेबल आ जाएगा। इसमें अगर रिबेट विबेट मिलता है तो रिबेट मिल जाएगा, और लास्ट में 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड हो जाएगा। मतलब ये जब आप 1 और 2 में टैक्स निकाल रहे हो, ये 1 और 2 में, तो यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन सेस नहीं निकालना है। सारे शहर को बताए, मैंने चीख चीख के बताया भाई, हेल्थ एजुकेशन सेस सब कुछ करने के बाद में माइनस होता है। सर समझ में तो आ गया, पर एक क्वेश्चन करवा दे मजा आ जाता था। ठीक है भाई करवाएंगे, पहले तुम स्टेप बता दो क्या है पार्शियल इंटीग्रेशन की। स्टेप 1 क्या है बताओ? बेसिक एग्जम्पशन, नहीं नहीं नहीं, क्या है ये? तो सर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी एंड बीओआई को ही एप्लीकेबल है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरे में दो कंडीशन थी कि आपकी एग्री इनकम, नेट एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा होना, और
नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होना। और ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट डिपेंड करती है आप कौन से रिजिम में हो, आपका एज क्या है। ठीक है, ओके। अगर ऐसा रहा तो आप क्या करोगे, पहले आप निकालोगे टैक्स काई पे ऑन एग्री इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। सेकेंड आप निकालोगे टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। 1 में से 2 माइनस कर दोगे, प्लस 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस लगा दो, आपका टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा। और इसका एक टोटल कंप्यूटेशन के क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, अगर आप करने वाले हो तो कर लीजिएगा। भाई साहब देखो, मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए ये डिटेल्स दे रहा है। सैलरी इनकम कितनी है भैया की बताओ एक बार। सैलरी इनकम है 4,80,000। सैलरी इनकम कितनी है भाई की, 4,80,000। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी दिख रही है, 2,50,000। कंप्यूटेड लिखा है, मतलब ये फाइनल अमाउंट है, इसमें से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं करना है। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन नागपुर 4,80,000 की एग्रीकल्चरल इनकम है, और उसमें से एक्सपेंसेस है 1,70,000। मतलब नेट एग्रीकल्चरल इनकम कितनी हो गई, 3,10,000 की हो गई है, बराबर है। हाँ, कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी अज्यूमिंग एज 45 है, एज 70 है, बस इतना बोला है। न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम नहीं बताया हुआ है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को अब दोनों केस में दोनों अजम्पशन लेके बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले चेक कर लो कि पार्शियल इंटीग्रेशन होता क्या। अदर इनकम कितनी है, 480 प्लस 250, 7,30,000 की अदर इनकम है, हाँ जी हो गया। एग्रीकल्चरल इनकम भी 5,000 के ऊपर है, हाँ जी। पार्शियल इंटीग्रेशन होगा मुन्ना। अब कैसे निकालेंगे, पहली बात टैक्स निकालो टोटल इनकम पे। सेकंड टैक्स निकालो, निकालो जल्दी से, मैं ये फुल स्क्रीन कर दे रहा हूं, टैक्स निकालना है आपको, धड़ाधड़ निकालिए जल्दी से, कम ऑन फास्ट एवरीवन। पीडीएफ पहले मिलती थी, अभी नहीं दे रहे, आपको परचेज करना पड़ेगा भाई, नहीं दे रहे यार पीडीएफ, ऐसे मजा नहीं आ रहा है उसमें। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, ये है वो क्वेश्चन, इसको हम कर रहे हैं सॉल्व। क्या है भैया क्वेश्चन का नंबर, CQ8। CQ8 क्या अज्यूम कर रहा हूं मैं, पहले अज्यूमिंग मिस्टर एक्स फॉलोज डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर पहली लिख देता हूं, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो जाएगा 3,00,000। एज उसकी 45 रही, एज उसकी 70 रहो, ठीक है। जल्दी से बनाओ। नहीं भाई हार्ड कॉपी आएगी, सॉफ्ट कॉपी कैसे आएगी, ठीक है। देखो क्या चेक करना है आपको, पहले बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, अब आपको क्या निकालना है, टैक्स निकालना है। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है, तो 45 ईयर्स का भी सेम आंसर आएगा और 70 ईयर्स का भी सेम आंसर आएगा, यस और नो, जल्दी से बताइए, हाँ या ना, जल्दी बताओ। क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तो सेम रहेगा ना, तो पहले टैक्स निकाल लेते ऑन टोटल इनकम, मतलब एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। क्या कह रहे हो, बेटा आप क्या कह रहे हो पता नहीं है, ठीक है। आप निकालो टोटल इनकम पे टैक्स,
कितनी है टोटल इनकम? टोटल इनकम हो जाएगी अपनी 7,30,000 प्लस 3,10,000। आ गया? क्या आ गया आपका? 480 प्लस 250, ये हो गया 730। ठीक है, टैक्स निकालो। 7,30,000 अदर इनकम प्लस एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है? एग्रीकल्चरल इनकम है 3,10,000 प्लस 7,30,000, ये टोटल हो गया 10,40,000 पे टैक्स निकालिए। मेरे हिसाब से 10,40,000 का टैक्स 66,000 आना चाहिए। पहले 3 लाख पे नील, आया? जल्दी करो। पहले 3 लाख पे नील, अगले 3 लाख पे 5% मतलब 15,000, अगले 3 लाख पे 10% मतलब 30,000, और उसके अगले 1,40,000 पे 15%, 21,000। तो ये हो गया 21 प्लस 30 प्लस 15,000, ये हो गया 66,000। आ गया? अब निकालो टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। एग्रीकल्चरल इनकम कितना है? 3,10,000 प्लस 2,50,000, 6,60,000 पे टैक्स निकालिए। ओह, 6,10,000 हो जाता है ये। 6,10,000 पे टैक्स आना चाहिए, कितना आएगा? 6,10,000 पे टैक्स आएगा भैया, पहले 3 लाख, 3,15,000 प्लस 10,000 का 10%, 1,000, 16,000 आएगा। ठीक है, देखो एक बार जल्दी से। आगे अब आप क्या करोगे? भैया मैं किधर गया भाई, इधर हूं मैं। टैक्स निकला 66,000, उसमें से 16,000 माइनस कर दो। स्टेप 2 का 16,000, 50 प्लस 4%, 52,000 का टैक्स पेबल आएगा भैया आपका। आया क्या 52,000 का आंसर? सबका आ गया बच्चों, जल्दी बताओ। ठीक है, 52,000 आ गया होगा। अगर नॉर्मल स्कीम लेता है, मतलब ऑप्ट आउट किया, तो क्या होगा? दो अलग अलग एज है। कितनी एज है? एक 45 ईयर्स, तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलेगा 2.5 लाख का, और दूसरा है 70 ईयर्स, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलेगा 3 लाख का। डन है? तो अपन निकालेंगे टैक्स ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम तो उतनी ही रहेगी, 480। टोटल इनकम कितनी थी? टैक्स ऑन टोटल इनकम 10,40,000 की टोटल इनकम थी भैया, 10,40 का ही आया था ना? हाँ, तो पहले 2.5 लाख पे, हाँ हाँ, ना 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 ना, 10 लाख का 1,12,500 याद है, 10 लाख का 1,12,500 याद है। पहले 10 लाख पे 1,12,500, ऊपर के 40,000 पे 12,000 रुपए, 30%, 1,12 प्लस 12,000, 1,24,500 हो गया टोटल इनकम पे टैक्स। ये आ गया 1, टैक्स ऑन टोटल इनकम, सॉरी एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। एग्रीकल्चरल इनकम कितना था भैया? 3,10,000, 310 प्लस 250 की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, ये हो गया 6,10,000।
ना ना, 5,60,000। पहले 2.5 लाख पे 0, अगले 2.5 लाख पे 12,500, और 60,000 का 20%, 12,000 प्लस 12,500, 24,500 आया। ये 2 आ गया। टैक्स कितना भरना है? 1 - 2, एक 24,500 माइनस 24,500, 1 लाख प्लस 4%, 1,04,000 आया क्या? 1,04,000। सिमिलरली इधर निकाल लोगे क्या आप, कि नहीं निकाल सकते? बोलो जल्दी से, निकाल लोगे? बेटा 1,02,000 नहीं होगा, 1,04,000 होगा बच्चे। श्रीहरिता, निकाल लोगे आप? आई गेस अब तो निकाल ही लेना चाहिए। क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा। 1 तो सेम रहेगा, 1,24,500। नहीं नहीं बदलेगा ये भी। 1 में बता देता हूं कितना आएगा। 1 में आएगा यहाँ पे 1,22,000। 2 में आएगा यहाँ पे 32,000। 32,000, हाँ ठीक है, 32 तो 32 आएगा। और टैक्स निकलेगा 90,000 प्लस 4%, 93,600। निकाल लेना। अगर ये नहीं निकला तुमसे तो बेसिक में वापस जाना पहले। ठीक है, डन है। चलो, ये हो गया एग्रीकल्चरल इनकम। टीडीएस बाद में करेंगे, लंबा हो जाएगा बहुत सेशन नहीं तो। अब चलते छोटे से चैप्टर पे, एडवांस टैक्स। जल्दी से खत्म कर देंगे, तुमको भी छुट्टी। कल चालू करने वाले टीडीएस। टीडीएस को अप्रोक्सीमेटली 2 सेशन लगेंगे, मतलब कल परसों, और संडे के दिन अपन खत्म कर देंगे रिटर्न ऑफ इनकम। तो अपना पूरा का पूरा 1 2 3 हो जाएगा। मैंने मोस्टली सारी की सारी अमेंडमेंट्स कवर तो कर दी है ये फास्ट ट्रैक के अंदर, बट फिर भी आपसे गुजारिश है कि एक बार अमेंडमेंट वीडियो को देख लीजिएगा। तो अगर कुछ आपसे छूट गया तो वो कवर हो जाएगा। ठीक है, एडवांस टैक्स पे करना शुरू करें बच्चों? जल्दी से बोलिए, शुरू करें? लाइबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए बी सी, एच और एफ पढ़ने वाले हैं। एच और एफ अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, वो रिटर्न ऑफ इनकम के साथ में पढ़ाऊंगा। एडवांस टैक्स के 2 ही इंटरेस्ट के सेक्शन है, 234 बी और 234 सी, जो कि मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। बची हुई चीजें रिटर्न्स ऑफ इनकम में है, वो रिटर्न ऑफ इनकम में लूंगा। देखो, अमेंडमेंट वीडियो आ जाएगी यार, थोड़े टाइम में आ जाएगी। मतलब मैं जेन्युइनली बहुत पैक चल रहा हूँ, सुबह 7 बजे लिटरली से 9:15 तक ऑफिस में बैठ रहा हूँ। इतना पैक चल रहा हूँ। अभी बहुत सारी चीजें नई नई बन रही है, जैसे वेबसाइट का पूरा जबरदस्त बना रहे हैं। मतलब फ्रंट एंड तो सेम रहेगा, बट बैक एंड उसका बहुत सारा बदलने वाला है। तो उसके लिए बहुत सारी जिद्दोजहद चल रही है, इसलिए थोड़ा अभी ऑक्यूपाइड हूँ। प्लस तबीयत भी ठीक नहीं है काफी टाइम से, तो ऐसे बॉडी कह रही है एक बार आराम कर ले। खैर ठीक है, एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234। एडवांस टैक्स पे करना, इसका मतलब है कि जो नॉर्मल रूल है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे अगले साल में टैक्स लगेगा, ये झूठ था। क्योंकि आपसे टीडीएस इस साल की इनकम पे इसी साल में ले लिया जाता है। एडवांस टैक्स भी इस साल की इनकम पे आपसे इसी साल में लिया जाता है, बट सबको नहीं भरना पड़ता। एडवांस टैक्स आपको तब भरना पड़ता है जब आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है। और याद रखना, ये एडवांस टैक्स लायबिलिटी में टीडीएस का अमाउंट माइनस करते हैं। इसीलिए कभी भी कोई सैलरीड आदमी एडवांस टैक्स नहीं भरता, क्योंकि उसका पूरा का पूरा टीडीएस कट चुका है, तो उसकी लायबिलिटी नहीं आती है। क्लियर है? एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कभी भी सैलरीड आदमी पे नहीं आती है, क्योंकि उसका पूरा टीडीएस कटता है तमीज से कंप्यूटेशन होके सेक्शन 192 में। ठीक है, तो
एडवांस टैक्स किसको भरना है? जिसकी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज्यादा है फाइनेंशियल ईयर में, और ये आपको ईयर के बीच में भरना है। अब सवाल ये उठता है कि सर मान के चल लो कि भैया प्रीवियस ईयर है 23-24, ये खत्म होने वाला है 31 मार्च 2024 को, और आप कह रहे हो कि 15 जून को पहला इंस्टॉलमेंट भर दो एडवांस टैक्स का। हमको 15 जून को पता कैसे चलेगा कि 23-24 में पूरे साल भर में हम कितना पैसा कमाने वाले? तो बोलते हैं एक काम करो, एस्टिमेटेड इनकम पे भर दो, इनकम एस्टिमेट कर लो और उस पे भर दो। ठीक है, एडवांस टैक्स 10,000 से ज्यादा एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, और ये एस्टिमेटेड इनकम पे होती है। आपको ऐसा नहीं बोला है डंगे की चोट पे बताओ डॉट में ही एस्टिमेटेड इनकम। ठीक है, एडवांस टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालते हैं सर? तो जो एस्टिमेटेड इनकम है उस पे का टैक्स निकालना है आपको, उसमें से जो रिबेट विबेट मिलते हैं वो माइनस करना है, एचईसी ऐड कर दो उसमें, मतलब बेसिकली नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी निकाल दो, उसमें से टीडीएस माइनस कर दो। मतलब आपका टैक्स लाइबिलिटी 1 लाख आ रहा है, बट आपका 98,000 का टीडीएस कट चुका है, तो आपकी लाइबिलिटी 2,000 आएगी और आपको एडवांस टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। मोस्टली सैलरीड एम्प्लॉय के केस में जितनी भी उनकी टैक्स लाइबिलिटी होती है ना, उतने पूरे अमाउंट पे टीडीएस कटता है, और इसीलिए कभी भी सैलरीड आदमी कभी एडवांस टैक्स नहीं भरता। आपने किसी भी सैलरीड आदमी से सुना क्या कभी कि उसको एडवांस टैक्स भरना पड़ता? नहीं भरना पड़ता, क्योंकि उसका पूरा का पूरा टीडीएस कटता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, ओके। तो मुद्दे की बात यह है कि भैया एडवांस टैक्स लाइबिलिटी अगर आपकी 10,000 से ज्यादा है ऑन एस्टिमेटेड इनकम, तो आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। एडवांस टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालोगे? नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी निकालना है, टैक्स ऑन एस्टिमेटेड इनकम, उसमें से जो रिबेट मिलते हैं, रिलीफ मिलते हैं, वो सब माइनस कर दो, उसमें एचईसी ऐड करो, ये टोटल लाइबिलिटी पेएबल है। उसमें से जो कट चुका है टैक्स या टैक्स कलेक्ट हो चुका है ऑन सोर्स, वो माइनस कर दो, बचा हुआ तुम्हारा एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है। और ये अमाउंट अगर 10,000 के ऊपर है तो आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। बट अगर आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हो जिसकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है, मतलब रिटायर्ड आदमी, जो रिटायर्ड सैलरीड पर्सन है उसकी बात कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन हो 60 से ऊपर वाले, रेसिडेंट हो और आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है, मतलब कोई 70 साल का दादाजी बिजनेस कर रहा है, उसको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। बट 70 इयर्स का सैलरीड आदमी है जो कि पेंशन पे जी रहा है और वो रेसिडेंट है, तो उसको एडवांस टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। याद रखना, याद रखना, जो रिटायर्ड दादाजी है जो सैलरी कमाते थे पहले, उनको एडवांस टैक्स नहीं भरना पड़ता। बट अगर आप 70 इयर्स के दादाजी हो और आपकी पीजीबीपी की इनकम है, तो आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ सकता है। क्लियर बात? ठीक है, चलो। अब एडवांस टैक्स भरना है तो कैसे भरना है? तो हमको पता है जो प्रिजम्पटिव स्कीम वाले हैं 44 एडी और 44 एडीए वाले, बिजनेस या प्रोफेशन वाले, ट्रक वाले नहीं, ट्रक वालों को 4 इंस्टॉलमेंट में भरना पड़ता है। बिजनेस या प्रोफेशन में अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम फॉलो कर रहे हो सेक्शन 44 एडी का या 44 एडीए का, तो आपको रिलैक्सेशन है, आपको 4 इंस्टॉलमेंट में नहीं भरना है, आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स भरना है, और वो एक इंस्टॉलमेंट भरने का डेट है 15 मार्च या उसके पहले। प्रीवियस ईयर खत्म होने वाला है, जो 31 मार्च को खत्म होता ना, तो 15 मार्च या उसके पहले आपको एक इंस्टॉलमेंट में पूरा का पूरा 100% अपना एडवांस टैक्स भर देना है। एम आई क्लियर? यस। जो 44 एडी और एडीए के अलावा लोग हैं, अदर्स, उनको 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स भरना है। 15 जून ऑफ प्रीवियस ईयर आपको भरना पड़ेगा 15% ऑफ एडवांस टैक्स। जैसे आपकी टैक्स लाइबिलिटी अगर 1 लाख रुपए है आपके हिसाब से आ रही, तो 15,000 आपको यहां भरनी पड़ेंगी। फिर 15 सितंबर के दिन, 15 सितंबर के पहले आपको भरना पड़ता 45%। अब लेट अस अज्यूम आपने, सुन लो मैं आपको शानदार चीज बताता हूं, ठीक है, आपने 15 जून को एस्टिमेट करा कि आपकी जो इनकम है वो कितनी होने वाली है, वो होने वाली है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख का 15% आपने 15,000 रुपए भर दिया। फिर 15 सितंबर आते आते आपको यह लग रहा है कि मेरी इनकम बढ़ जाएगी, उस पर जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी, उस पे जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो होने वाली है 1,10,000। 15 सितंबर को आपको लगा इनकम बढ़ेगी और उस पे टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी, 1,10,000 आएगी। तो अब
1,10,000 का 45%, मतलब आपको 49,500 तक भरना है, जिसमें से 49,500 में से 15,000 आप भर चुके हो ऑलरेडी, माइनस 15,000, तो 34,500 का आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा। मतलब ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ एडवांस टैक्स दे रखा है 7,500। अब 15 दिसंबर को आए, आपको लग रहा है नहीं यार धंधा तो मंदा हो गया, अब मेरी टैक्स लाइबिलिटी सिर्फ 90,000 होने वाली है, मेरी जो इनकम रहेगी उसकी टैक्स लाइबिलिटी सिर्फ 90,000 होने वाली है। अब ये जो मैं कर रहा हूं ना, इसका मतलब ये है कि हर एक इंस्टॉलमेंट की डेट पे आपने जो अपनी इनकम एस्टिमेट करी है उसको आपको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि जो मैंने एस्टिमेट करा था वो बराबर था कि नहीं था। ठीक है, अब 75% ऑफ 90,000 आपको भरना है, 90,000 का 75% आपको भरना है, मतलब टोटल आपको भरना है अभी तक 67,500, जिसमें से आप 49,500 भर चुके हो, मतलब आपको यहां पे सिर्फ 18,000 भरने पड़ेंगे। और 15 मार्च के दिन आपको एस्टिमेट करना है। 15 मार्च को लगा भैया मेरी इनकम है ना सिर्फ 1 लाख ही होने वाली है, तो पूरा का पूरा 1 लाख आपको 15 मार्च के पहले भरना पड़ेगा, जिसमें से 90,000 आप भर चुके हो। नहीं, कितना भरे हैं आपने? 34,500 प्लस 15,000 प्लस 18,000 आपने भर दिया, 67,500 आपने भर दिया है। अब आपको कितना भरना है? आपको भरना है 32,500। ऐसे इंस्टॉलमेंट्स निकलते हैं। ये 15%, 45% टैक्स का नहीं होता है, नहीं तो टोटल मिला के 100% से ज्यादा टैक्स भर दोगे। तो ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज है, समझ में आई? हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जो एस्टिमेटेड इनकम है इसको हर पेमेंट की डेट पे आपको रिवाइज करना पड़ेगा। क्या आपने कौन से हिसाब से इनकम को एस्टिमेट करा है इसका स्टेटमेंट आपको असेसिंग ऑफिसर को देना पड़ता क्या? नहीं, असेसिंग ऑफिसर आपको ये नहीं पूछ सकता कि कौन से हिसाब से भैया तू अपनी इनकम को इतना बता रहा है और उस पे की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहा है, मेरे को बता तूने क्या क्या कैलकुलेट करा। ऐसा आपको असेसिंग ऑफिसर नहीं पूछ सकता, क्योंकि अगर आपने ये एडवांस टैक्स कम पे करा ना, तो आपको लगता है इंटरेस्ट 234B एंड 234C का, तब आएगा मजा। अभी स्टेटमेंट नहीं मांगेंगे, बाद में बोलेंगे मुन्ना तूने एडवांस टैक्स कम पे करा था, भर इंटरेस्ट। ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है अगर कोई टैक्स डिडक्ट करना चाहिए था पर वो डिडक्ट नहीं हुआ, तो उसको एडवांस टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस नहीं करना। ये जो अपन टीडीएस को माइनस कर रहे हैं ना, अगर कोई ऐसा अमाउंट था जिस पे टैक्स कटना चाहिए था पर नहीं कटा, तो आप एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त उसको माइनस नहीं कर सकते। समझ में आई बात? हाँ, वो टीडीएस जो कट चुका है उसी को माइनस करना है। थर्ड पॉइंट, एग्रीकल्चरल इनकम को कंसीडर करते हैं रेट पर्पस के लिए। मतलब जैसे अभी अपन ने पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ करा ना, अगर कोई एग्रीकल्चरल इनकम रही है एस्टिमेटेड, तो उसको भी कंसीडर करेंगे, और जैसे पार्शियल इंटीग्रेशन करके अपन ने टैक्स निकाले ना, वैसे ही निकालना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट कहते हैं कि भैया 15 मार्च की लास्ट डेट है, बट अगर आप एडवांस टैक्स 31 मार्च तक भी भरते हो तो भी हम उसको एडवांस टैक्स भरा ऐसा ही मानेंगे, बट इंटरेस्ट लग जाएगा 15 दिन का, 15 दिन का आपको इंटरेस्ट लगेगा। और लास्ट, जिस दिन बैंक पेमेंट देना था उस दिन अगर बैंक बंद है तो नेक्स्ट डे पेमेंट कर दो, इंटरेस्ट आपको एक दिन का नहीं लगेगा। क्लियर है? ओके। अब इसके अंदर एक बहुत दिक्कत वाला बात हो गई कि भाई मेरे को बोला एस्टिमेटेड इनकम पे आपको टैक्स भरना है, पर अगर मैं इनकम को एस्टिमेट नहीं कर पा रहा हूं, जैसे मेरे दादाजी की एक प्रॉपर्टी थी भाई जिसको मैं कोई भी हालत में बेचना नहीं चाहता था, बट घर में ऐसी फाइनेंशियल जरूरत आ गई कि मेरे को ये खेत बेचना पड़ा, मेरे को ये जमीन बेचनी पड़ी, मेरे को ये घर बेचना पड़ा, उसके वजह से मेरे को कैपिटल गेन्स हो गया। या सेकेंड एग्जाम्पल, मेरे को लॉटरी लग गई। अब असेसिंग ऑफिसर मेरे पास आता है, बोलता है भाई तूने तो बताया नहीं है कि तेरे को लॉटरी की इनकम होने वाली है। मैंने बोला भाई पागल है क्या, मेरे को थोड़ी पता था कि मेरे को लॉटरी की इनकम होगी, दिमाग है कि बेच दिया तूने? मेरे को अगर पता होता मेरे को लॉटरी की इनकम होने वाली है तो मैं ये लॉटरी का अमाउंट ज्यादा नहीं लेता। कैजुअल इनकम है, अपने आप हो गई, कैपिटल गेन्स है, ये मैं एस्टिमेट नहीं कर सकता था, जरूरत पड़ी इसलिए बेचना पड़ा घर।
तो अगर आपको कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड इनकम होती है, अगर आपको कोई अनएक्सपेक्टेड, अरे 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 अनएक्सपेक्टेड इनकम होती है एंड उसके वजह से आप कम एडवांस टैक्स पे करते हो, जैसे आपने 15 जून वाला अमाउंट पे कर दिया, 15 सितंबर वाला अमाउंट पे कर दिया, अब यहां पे कहीं 30 अक्टूबर को आपको कोई लॉटरी लग गई, तो कहते हैं कि भैया ये जो पहला और दूसरा इंस्टॉलमेंट है जो आपने कम भरा उस पे टैक्स नहीं लगेगा, सॉरी उस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर अगर आपने सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट, जो बची हुई इंस्टॉलमेंट्स है ना, मतलब 15 दिसंबर की और 15 मार्च की, उस इंस्टॉलमेंट के अंदर ये अनएक्सपेक्टेड इनकम को इंक्लूड कर लिया और उस पर टैक्स भर दिया, एंड व्हाट इफ कोई लॉटरी आपको 15 मार्च के बाद लगी है, तो बोलते ठीक है ना, 31 मार्च के पहले वो लॉटरी के अमाउंट पे टैक्स पे कर दो, हम तुमको इंटरेस्ट नहीं लगवाएंगे। जैसे आपको कैपिटल गेन हो गया, लॉटरी लग गई, कोई नया बिजनेस का इनकम हो गया एकदम से जनरेट, या डिविडेंड मिल गया, 10 लाख से ज्यादा का नहीं, पूरा का पूरा डिविडेंड, डिविडेंड मिल गया, ये 10 लाख से ज्यादा का हटा दो, ये 10 लाख पहले हुआ करता था, ठीक है ना। अगर पूरा का पूरा टैक्स आपने इस पे भर दिया है तो 234 बी और सी का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 234 बी में इंटरेस्ट लगता है अगर आपने टोटल जो एडवांस टैक्स पे करा है वो कम है, तो 234 बी का लगता है। अगर आपने जो इंस्टॉलमेंट्स पे करी है वो भी कम है तो भी इंटरेस्ट लगता है। तो अगर आपको कोई इनकम होगी सडनली, देखो मेरे को क्या लगा, मेरी इनकम रहेगी 10 लाख, 1,12,500 का टैक्स है, मैं उस हिसाब से एडवांस टैक्स पे कर रहा था। अचानक से मेरे को 50 लाख का लॉटरी लग गया, तो मैंने पहला दूसरा इंस्टॉलमेंट तो कम पे करा है, अब मेरे को 234 सी में पहले और दूसरे इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि मैंने कम पे करा है। पर कम मैंने इसलिए पे करा था क्योंकि मेरे को कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम हो गई थी। तो बोलते चिंता मत कर, तेरे को टैक्स नहीं लगवाएंगे, सॉरी तेरे को इंटरेस्ट नहीं लगवाएंगे, अगर तेरे को ये जो अनएक्सपेक्टेड इनकम हुई ना, इसको तू बची हुई इंस्टॉलमेंट में कंसीडर करके टैक्स पे कर देगा। एंड व्हाट इफ ये चारों इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद इनकम हुई, मतलब 15 मार्च के बाद में इनकम हुई, तो बोले 31 मार्च के पहले तू ये जो इनकम है इस पे का जो टैक्स है वो जमा करवा दे, हम तेरे को इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। क्या एडवांस टैक्स पे करने के लिए असेसिंग ऑफिसर आपको ऑर्डर इशू कर सकता है? ये बेहतरीन सवाल है, इसको बहुत डिटेल में करा है अपन ने रेगुलर के अंदर। क्या असेसिंग ऑफिसर आपको बोल सकता है एडवांस टैक्स भरने के लिए? तो देखो पहली बात तो अगर आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है तो आप खुद ही भर दोगे, बट अगर कभी आपको लगता है कि आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी कम है तो क्या आपको असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर इशू कर सकता है एडवांस टैक्स भरने के लिए? तो आंसर है हाँ, यस। दो कंडीशन है। पहली है अगर आपका पहले कभी असेसमेंट हो रखा है, अगर आपका पहले असेसमेंट हो रखा है तभी असेसिंग ऑफिसर आपको एडवांस टैक्स पे करने को बोल सकता है। मतलब अगर आपके दामन में पहले दाग लग चुका है तभी आपको एडवांस टैक्स भरने के लिए बोल सकते हैं। मतलब जिसका कभी पहले असेसमेंट नहीं हुआ, जिसका असेसमेंट नहीं हुआ उसको नहीं बोल सकते। असेसमेंट होना मतलब जो अपन टैक्स भरते वो नहीं 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 नहीं, स्क्रूटिनी वुटिनी टाइप वाला वो फाइनल में पढ़ेंगे अपन, ठीक है? फाइनल वाले हो तो फाइनल अभी पढ़ने वाले हैं। दूसरा, अगर असेसिंग ऑफिसर मेरे को ऑर्डर इशू कर देता है कि भाई प्रणव चांडक तेरे को 50,000 का एडवांस टैक्स पे करना है, तो ये ऑर्डर इनवैलिड है। अगर असेसिंग ऑफिसर मेरे को बोलता है प्रणव चांडक तेरे को 50,000 का एडवांस टैक्स पे करना है, तो ये ऑर्डर इनवैलिड है। ऑर्डर की कंडीशंस भी है। ऑर्डर तभी वैलिड रहेगा जब ये 1 महीना पहले दिया गया साल खत्म होने के। मतलब जो ऑर्डर दे सकता है असेसिंग ऑफिसर वो दे सकता है 28 फरवरी को, लेट से लेट 28 फरवरी को दे सकता है। सेकंड, ऑर्डर के अंदर वो बताएगा कि कब भरना है और कितना भरना है। ऑर्डर के अंदर वो बताएगा कि कब भरना है और कितना भरना है। अगर ऑर्डर 28 फेब के बाद दिया, मतलब मार्च के महीने में दिया, तो ऑर्डर नल एंड वॉइड है, कोई एडवांस टैक्स आपको भरने की जरूरत नहीं है। सेकंड, ऑर्डर 28 फेब के पहले दिया, जैसे जुलाई में दे दिया था, पर
उस ऑर्डर में ये नहीं लिखा था कि आपको एडवांस टैक्स की कब कब पेमेंट करनी है, मतलब इंस्टॉलमेंट्स की डेट नहीं दी थी, तो भी ये ऑर्डर नल एंड वॉइड है। क्लियर है क्या बात? बात क्लियर है बच्चा? ठीक है सर, ओके। फिर ये 234A का इंटरेस्ट रिटर्न ऑफ इनकम के साथ करेंगे। 234B का इंटरेस्ट, 234B का इंटरेस्ट, दिस इज एन इंटरेस्ट फॉर शॉर्ट पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अगर आपने एडवांस टैक्स बिल्कुल भी नहीं भरा तो भी आपको इंटरेस्ट लगेगा, या फिर जो आपने एडवांस टैक्स भरा है वो आपकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी के 90% से कम भरा है, मतलब 10% का मार्जिन दे रखा है, 10% का मार्जिन दे रखा है। अब देखो क्या होता है, मैं बताता हूं। पेज नंबर 56 पे आ जाओ, बुक का पेज नंबर 56 खोल लो, आराम आराम से, भगाना नहीं है अपने को। दो चीजें होती है, एक होता है एडवांस टैक्स पेड, जो अपने एडवांस टैक्स पे करा, और ये ऑब्वियसली एस्टिमेटेड इनकम पे करूंगे। दूसरा होता है एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, दूसरा क्या होता है एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, इसको बोलते हैं असेस्ड इनकम के ऊपर कितना टैक्स है, एडवांस टैक्स, और दूसरा असेस्ड, असेस्ड इनकम के ऊपर जितना टैक्स है। अब क्या हुआ, मेरा जो एक्चुअल इनकम है उस पे जो टैक्स निकला वो था 1 लाख, और मैंने एडवांस टैक्स पे ही नहीं करा। केस 1, एडवांस टैक्स 0 पे करा, तो क्या होगा, तो मेरे को इंटरेस्ट लगेगा कितने पे, 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है। केस 2, मैंने एडवांस टैक्स पे करा 94,000 और मेरा एक्चुअल टैक्स था 90,000, तो मैंने एक्चुअल टैक्स के, सॉरी 1 लाख था एक्चुअल टैक्स, असेस्ड इनकम के ऊपर टैक्स था 1 लाख, मतलब जो 1 लाख है इसके 90% के ऊपर पे करा है, नो इंटरेस्ट। ठीक है। केस 3, मैंने भरा 85,000, एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी आई 1 लाख, 1 लाख का 90%, 90,000, 90,000 तक अगर आप पे करते हो, 90,000 या उससे ज्यादा पे करते हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट अगर आपने 90,000 से कम पे करा तो आपको इंटरेस्ट लग जाएगा 1 लाख माइनस 85,000 पे, 15,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। 90,000 माइनस 85, 5 कम पे करा, इस पे नहीं लगेगा। देखो 10% की मार्जिन दी है कि भैया 90% से ज्यादा पे अगर आपने पे कर दिया है, 90% से ज्यादा का टैक्स आपने पे कर दिया ना, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट अगर आपने 90% से कम भी पे करा है ना, अगर आप 90% से कम पे करते हो, जैसे आपने थर्ड एग्जांपल में 85% पे करा था, तो भाई आपको पूरा का पूरा डिफरेंस पे टैक्स लगेगा, सॉरी इंटरेस्ट लगेगा। एम आई क्लियर? बताइए जल्दी से, एम आई क्लियर? जल्दी से बताइए। और कब तक लगता है ये, कब तक लगता है? सर एडवांस टैक्स पे करने का डेट क्या था, 31 मार्च। 1 अप्रैल से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, मतलब जो प्रीवियस ईयर है उसके 1 अप्रैल से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। लेट अस अज्यूम आपने रिटर्न भर दिया 15 जुलाई को, सॉरी 31 जुलाई की डेट होती है। अब आपने 31 जुलाई को रिटर्न भर दिया, आपको भरना था 31 मार्च को, आपने टैक्स कब पे करा इनको, 31 जुलाई को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का आपको इंटरेस्ट लगेगा, पर मंथ 1% सिंपल इंटरेस्ट, 4 महीने का 4% लग जाएगा। ठीक है ना, 4 महीने का 4% इंटरेस्ट आपको लगेगा। वेरी ऑब्वियस है, ये एडवांस टैक्स पे कब करना था, 31 मार्च तक, ऑन और बिफोर 31 मार्च, क्योंकि सर 15 मार्च को भरना था ना, अरे यार 31 मार्च को भरा, उसको भी एडवांस टैक्स ही मानते हैं। तो 1 अप्रैल से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, और कब तक लगेगा, जब तक आपकी
ये जो एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी है गवर्नमेंट के पास नहीं जाती। और ये कब जाएंगी? ये गई है 31 जुलाई को, मतलब जिस दिन आपका रिटर्न गया। समझे? देखो 234B का इंटरेस्ट ये नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पे लगता है। यहां टोटल एडवांस टैक्स देखना है, नो एडवांस टैक्स पेड और एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन 90% ऑफ असेस्ड टैक्स। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? 1% का इंटरेस्ट लगेगा और पार्ट पर मंथ का 1%, 3 महीने 6 दिन लेट पे करा तो 4 महीने का इंटरेस्ट ऑन असेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स। कब से लगेगा? 1 अप्रैल ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर से लगेगा। कब तक? जब तक आपकी इनकम डिटरमाइन नहीं होती। ठीक है ना? आपने रिटर्न भर दिया मतलब टैक्स चले गया ना, उसके बाद आपको एडवांस टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है क्या? 234B का टोटल एडवांस टैक्स कम जो पे करा है उस पे इंटरेस्ट लग रहा है। अब 234C में अब जब ऐसा हुआ ना तो लोग क्या करते हैं, लग गए मालूम है, लोग टोटल एडवांस टैक्स तो बराबर 99,000 पे कर देते थे, पर लास्ट इंस्टॉलमेंट में पहला इंस्टॉलमेंट 2,000 का, दूसरा इंस्टॉलमेंट 2,000 का, तीसरा इंस्टॉलमेंट 2,000 का, 6,000 पे कर दिया। 1 लाख की टैक्स लाइबिलिटी है। अगेन टैक्स लाइबिलिटी एक्चुअल कितने की है? 1 लाख की। पहला इंस्टॉलमेंट 2,000 का, दूसरा भी 2,000 का, तीसरा भी 2,000 का, और जो चौथा इंस्टॉलमेंट है वो डायरेक्टली 90,000 का भर दिया। तो टोटल टैक्स 96,000 का, जो कि 90% से ज्यादा है। इंटरेस्ट नहीं लग रहा है 234B का। 234B में तो आप बच गए, पर 234C आया। 234C आया, यह कहता है कि मैं लगूंगा अगर आपने इंस्टॉलमेंट कम पे करा। हाँ, ये इंडिविजुअली इंस्टॉलमेंट पे लगेगा। 234C इंटरेस्ट फॉर डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, मतलब जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना उस पे भी लगता है इंटरेस्ट। सॉरी, जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो वो कम इंस्टॉलमेंट पे करी, 15% पे करना चाहिए था अपने को। पहली इंस्टॉलमेंट 15,000, आपने कितना पे करा? 2,000, तो 13,000 पे इंटरेस्ट लगेगा पर मंथ 1% सिंपल इंटरेस्ट। और यहां पे याद रखना, इंटरेस्ट जो लगता है वो सिर्फ इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे लग रहा है, तो सिर्फ 3 महीने के लिए लगेगा। 15 जून वाली जो पहली इंस्टॉलमेंट है इसका इंटरेस्ट 3 महीने के लिए लगेगा, दूसरी इंस्टॉलमेंट का भी 3 महीने के लिए, तीसरी इंस्टॉलमेंट का भी 3 महीने के लिए। बट जो चौथी इंस्टॉलमेंट है ये 15 मार्च को डेट थी, और ये जो इंटरेस्ट है ये सिर्फ 31 मार्च तक लग सकता है। तो यहां पे अगर अब प्रिजम्पटिव स्कीम ले रहे हो आप, कौन सी वाली प्रिजम्पटिव स्कीम लिए लिखा नहीं है, 44AD एंड 44ADA वाली। अब यहां तो आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में भरना था, तो एडवांस टैक्स जो भरना था माइनस जो आपने एडवांस टैक्स भरा। एडवांस टैक्स कितना भरना चाहिए था? जो आपकी असेस टैक्स लाइबिलिटी है उतना भरना चाहिए था। उसमें से जो आपने भरा, मतलब जितना कम भरा उस पे 1% का इंटरेस्ट लगेगा। 15 मार्च से 31 मार्च तक 15 दिन का ही इंटरेस्ट लगेगा, बट 15 दिन का 1% ही होता है क्योंकि पार्ट ऑफ द मंथ इज ट्रीटेड एज फुल मंथ। 1% सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। अब देखो अदर देन वन, मतलब जो अदर लोग हैं जिनको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। पहली इंस्टॉलमेंट आपको कितने की पे करनी थी? 15% की, बराबर है। अब आपकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी है 15,000, तो आपने एडवांस टैक्स पे करना चाहिए था 15,000 का, बट आपने एडवांस टैक्स पे किया 10,000 का। 5,000 कम पे किया, 5,000 पे 3% का इंटरेस्ट लगेगा 3 महीने के लिए, मतलब 1% पर मंथ। बट इसमें 3% की रियायत है। अगर आप 12,000 के ऊपर एडवांस टैक्स पे कर लेते हो, पे कितना करना चाहिए था आपने? देखो मैं बताता हूं आपको। टू 234C एडवांस टैक्स पेड, एक्चुअल टैक्स। एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी कितनी है आपकी? 1 लाख रुपए की। तो आपने पे कितना करना चाहिए? 1 लाख का 15%, 15,000 पे करना चाहिए था। बट कहते हैं ये 15,000 में हम 3% का आपको रियायत दे देंगे, मतलब 12,000 पे करना चाहिए था। अब अगर आपने एडवांस टैक्स केस ए 10,000 पे करा, केस ए आपने 10,000 पे करा, तो आपको इंटरेस्ट लग जाएगा 3% ऑन कितने पे?
15,000 में से 10,000 माइनस करो, 5,000 पे। केस बी, आपने पे करा 13,000, मतलब एक्चुअल टैक्स के 12% से ज्यादा पे करा। पे करना चाहिए था 15,000, कम पे करा है पर 3% का मार्जिन दिया है, मतलब ये एक्चुअल टैक्स जो 1 लाख है ना, उसके 12% से ज्यादा पे कर दिया ना, हाँ, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इस तरीके से क्लियर है। सेकंड में बोलते 45% भरना चाहिए, बट अगर आपने 36% से ज्यादा भर दिया, एडवांस टैक्स जो पे करा है वो एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी के 36% से ज्यादा है, तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और अगर 36% से कम है तो टोटल 45% माइनस जितना पे करा उतना, उस पे आपको लगेगा एडवांस टैक्स, सॉरी उस पे आपको लगेगा इंटरेस्ट। थर्ड केस 75% भरना है। थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में कोई रियायत नहीं है, एक्चुअल टैक्स का 75% आपने भरना चाहिए था, आपने जो भरा है वो अगर कम रहा तो जितना डिफरेंस है उस पर टैक्स लगेगा, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में भी 100% भरना है। शॉर्टफॉल मतलब जितना एडवांस टैक्स पे करना चाहिए था माइनस जितना एडवांस टैक्स पे करा। जो एडवांस टैक्स पे करना चाहिए था ये डिपेंड करेगा कि आपकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी कितनी है उस पे। उम्मीद करता हूं कहीं ना कहीं एक आध ये क्वेश्चन टोटल कंप्यूटेशन में आप एडवांस टैक्स का बना लोगे तो 234C का इंटरेस्ट आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? यस। तो चलिए, एडवांस टैक्स यहां खत्म होता है, ये रिटर्न ऑफ इनकम का है सारा का सारा। 234A भी यही है, 234F भी रिटर्न की ही है, और 234H ये आधार को पैन के साथ लिंक करने की जो थी वो है। यहां पे ऑन दिस पॉइंट अपना एडवांस टैक्स खत्म हो गया। अभी मेरे एंड पे 2 चैप्टर्स बचे, एक टीडीएस, दूसरा रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है। और रिटर्न ऑफ इनकम के साथ में ही मैं आपको न्यू टैक्स रिजिम भी बता दूंगा। चलो